नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम बजट 2023 की चर्चा में आपका स्वागत है। आज बजट के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.एस. परोदा, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे हैं, सेक्रेटरी डेयर रहे हैं, पद्म भूषण हैं और इसके साथ ही इस वक्त जो तास एक ट्रस्ट है जो एग्रीकल्चरल साइंसेस एडवांसमेंट के लिए काम करता है, उसके चेयरमैन हैं। इंडियन साइंस कांग्रेस के चेयरमैन रहे हैं, जो एक ही बार देश में एग्रीकल्चर के ऊपर इंडियन साइंस कांग्रेस हुई है। और इसके साथ ही दुनिया में एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। 5 दशक से ज्यादा का डॉक्टर परोदा का देश के कृषि क्षेत्र को आगे ले जाने में योगदान है। डॉक्टर आर.एस. परोदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। जी सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि अभी जो है 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करने जा रही हैं, और आपका इतना लंबा अनुभव है कृषि क्षेत्र को लेकर के, और ये भी है कि ये सरकार का अभी जो है टेक्निकली हम कहें तो पूरा बजट जो है यही होगा अगली जो 2024 के चुनाव के पहले। आपको क्या लगता है कि कृषि क्षेत्र को अगर हम राजनीति ना भी देखें, इस वक्त सबसे बड़ी क्या जरूरत है जो बजट के माध्यम से कृषि क्षेत्र और किसानों की बेहतरी के लिए होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि कृषि ने भारत को सिर्फ न हरित क्रांति और श्वेत क्रांति दी, पर एक आत्मविश्वास भी दिया, जिससे कि हम अपने खाद्य की समस्याओं को खुद सुलझा सकते हैं। हम जो बेगिंग बाउल का स्टेटस था, उससे आज बहुत आगे आ चुके हैं। विश्व में 7वें नंबर पर इवन जो है निर्यात में पहुंच गए हैं। और हमारी इकोनॉमी अभी भी कृषि के द्वारा करीब 20% भारत की जो जीडीपी है उसमें योगदान है। तो कृषि के लिए कई नए कदम जो सरकार ने उठाए हैं, मैं थोड़ा पहले उनका विवरण करूंगा। कि एक तो कृषक को प्रधान बनाया जाए। जी। हम कहते रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, पर कृषक प्रधान अभी तक नहीं हो पाया। इसीलिए उसकी आमदनी को दूना किया जाए। मंत्रालय का भी नाम बदला गया। कृषि के साथ में जो है वो फार्मर्स वेलफेयर को जोड़ा गया। और काफ़ी नई नए जो है वो स्कीमें शुरू हुई। पर आज समय आ गया है कि इन सब को हमें एक अलग तरीके से देखने की आवश्यकता है कि इनकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, इनका इम्पैक्ट और हमारे कृषि क्षेत्र में हो, जिससे कि हमारी जो कृषि दर अभी 4% के आसपास है उसे और बढ़ा के हम आगे ले जाएं। और इन सब को देखते हुए ये भी ज़रूरी है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसके हम भी एक भागीदारी हैं ग्लोबल स्तर पर, कि पावर्टी को हमने ख़त्म करना है 2030 तक। और हमारी जो जनता में कोई भी जो हंगर से, भूख से ना रहे और माल न्यूट्रिशन से सफ़र ना करे, तो उसको भी हमें घटाना है और वातावरण को भी ठीक करना है। तो पेरिस एग्रीमेंट भी हमने किया है। इन सब को देखते हुए हमारे चैलेंजेज हैं, हरित क्रांति के भी हैं, कि पैदावार जो है वो प्रति क्षेत्रफल जितना हम आज उनमें इनपुट डालते हैं, उससे उतनी वापस पैदा नहीं होती जितनी पहले होती थी। कृषि की जो भूमि की हमारी शक्ति है वो भी कुछ कम हुई है। और फर्टिलाइजर यूज को भी हमने कुछ इम्बैलेंस कर दिया है सब्सिडीज के द्वारा। और एफिशिएंसी को बढ़ाने की आवश्यकता है और कृषि में बदलाव लाने की आवश्यकता है। सेकेंडरी और स्पेशलिटी एग्रीकल्चर की तरफ जाने की आवश्यकता है। तो इन सब को देखते हुए जी। मैं समझता हूँ कि अब हमें एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन को लाने के लिए, साथ में
जो है कार्य क्षमता को, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और सस्टेनेबिलिटी, सततता की तरफ जाने की आवश्यकता है। और इनको करने के लिए अब हमें जो सब्सिडीज अब तक हम देते आ रहे हैं कृषि जी में, वो करीब आज मैं समझता हूँ कि पहले 3-4 साल पहले 4 लाख करोड़ की स्टेट और सेंटर की मिला के थी, अब करीब 5 लाख से भी ऊपर हो गई हैं। तो इन सब्सिडीज को इंसेंटिव्स में कैसे बदला जाए ताकि किसान उन सब्सिडीज को यूज करके और उसका ज्यादा से ज्यादा और फायदा लेके पैदा कर सके। सर, ये एक जो सिंपल एग्जांपल है। जी, ये आपने जो पॉइंट कहा कि हमें एफिशिएंसी और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव की तरफ जाना पड़ेगा, लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये इकोनॉमिक बेनिफिट सरकार देगी। तो जो दो चीजें हैं, एक तो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरीके से, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सबको मिल जाती है। लेकिन जब बात करते हैं कि अगर इंसेंटिवाइज करना है प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें एक संतुलन होता है कि ये तो एमएसपी को आप बढ़ावा दें या क्रॉप स्पेसिफिक आप इंसेंटिव्स लेकर के आए कि लोग उधर जाएं, और उसी तरीके से जो कृषि की पद्धतियां हैं उनमें इंसेंटिव आप दें, जिससे कि जो असंतुलन है वो दुरुस्त हो। यहाँ पर मेरा एक सवाल आपसे है कि टेक्नोलॉजी और रिसर्च जो है उसी के बूते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, और आप खुद एक उस तरीके के टेक्नोलॉजिस्ट रहे हैं, आपका इतना काम है रिसर्च का। तो सर, ये मैं कहता हूँ कि इस वक्त जहाँ हमारी एग्रीकल्चर खड़ी है, वहाँ टेक्नोलॉजी की कितनी अहमियत है, और हम रिसर्च के ऊपर क्यों हमें ज्यादा संसाधन चाहिए, क्यों उसके ऊपर जोर देना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और इस तरह की चुनौतियां आ रही हैं, लैंड श्रिंक हो रही है, एरिएबल लैंड। तो उसमें अगर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना हो तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मैं टेक्नोलॉजी वाली जो आपके प्रश्न के ऊपर अभी एक मिनट में आता हूँ। जी पहले तो इंसेंटिव वाली बात की ही जरा मैं और विस्तार थोड़ा सा करूँ। जी कि जो इंसेंटिव दिया जा रहा है किसानों को, डिफरेंट स्टेट्स भी दे रही हैं, और जो किसानों को 6,000 रुपए की भी जो बात है, तो मैं कहता हूँ कि ये सारा कुछ इस तरह से इंसेंटिवाइज किया जाए कि अगर किसान अपनी खेती में क्षमता को बढ़ाता है, खेती की जी पैदा को बढ़ाता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, अगर उसको आ, खेती के लिए अगर जिप्सम चाहिए तो हम उसको यूरिया पे ही क्यों सब्सिडी दें। अगर वो जिप्सम डालता है तो उसमें भी सब्सिडी मिलनी चाहिए। जी अगर उसने जो है सॉइल टेस्ट किया है तो ये हमने पहले एक रिपोर्ट में भी भारत सरकार को दिया है और कहा है कि इन सब सब्सिडीज को 10,000 रुपये प्रति एकड़ अगर वो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए है, तो उसके ऊपर अगर जैसे धान की जगह वो मक्का लगाता है तो मक्का लगाने के लिए एरिया के बेसिस पे उसको सब्सिडी दी जाए, बजाय इसके कि इसे हम कहें कि तुम्हें 6,000 रुपये दे दिया गया। तो एक तो ये बात है। जी दूसरी ये है कि अब पल्सेज और ऑयल सीड्स पे हमारा काफ़ी खर्चा है और ऑयल सीड्स पे इंपोर्ट बहुत है। तो अ, हमें चाहिए कि अब एक तो पहले तो इंपोर्ट की जो पॉलिसी है उसको देखा जाए, उस पे जो हमारा टैक्स है, इंपोर्ट टैक्स है, उसको शायद बढ़ाने की आवश्यकता हो और किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। हम प्रोड्यूस यहीं पे कर सकते हैं, पहले भी हमने करके दिखाया है। दूसरा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाए। जी ये और वो भी ईस्टर्न और जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जहाँ की संभावनाएं आगे के लिए कई जो है हरित क्रांतियों की है। तीसरा ये है कि जीएसटी जो किसानों के ऊपर लगती है, जी वो जीएसटी को कम किया जाए। क्योंकि जीएसटी, अब अगर मशीनरी लेनी है, उसको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर करना है, या पराली नहीं जलानी है, उसको वापस खेत में ही डालना है, तो उसके लिए मशीनरी के ऊपर फिर जो टैक्स लगता है, वो टैक्स को, या माइक्रो इरिगेशन करना है जिससे कि पानी बचत हो, तो इन सब जो स्कीम टेक्नोलॉजीज है उनसे लिंक करके उसको जो है हमें देखना होगा। और वहाँ पे अगर जीएसटी है, फर्टिलाइजर पे है, पेस्टिसाइड पे है, तो उसे कम करना होगा। दूसरा है कि जो
क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस है, इसको दोबारा देखना होगा। ये बहुत आवश्यक है किसानों के लिए, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या वाकई पहुंच पा रहा है, और उसकी टारगेट ठीक है कि नहीं है। और जितने हमारे मिशंस हैं उन मिशंस को भी एक बार दोबारा देखना होगा। और टाइम आ गया है कि हमें नए मिशंस सीड के ऊपर, हाइब्रिड सीड पर, माइक्रो इरिगेशन पर, इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे, बायो फर्टिलाइजर पर या बायो पेस्टिसाइड्स पर जोर देने की आवश्यकता है, और उसके ऊपर मिशन मोड अप्रोच होनी चाहिए। तीसरा है कि मंडी टैक्स जो है वो सारे देश में यूनिफॉर्म होना चाहिए। जी किसी स्टेट में तो 13 से 15% है, किसी में 5 से 7% है। तो हमने रिपोर्ट में भी कहा है कि इसको यूनिफॉर्म 5 से 7% नेशनल लेवल पे किया जाए। और उसके लिए शायद जिस तरह से जीएसटी काउंसिल बनी है, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फार्मर वेलफेयर काउंसिल की भी आवश्यकता है, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट एग्रीकल्चर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इम्पोर्टेंस दी गई है, तो ये स्टेट सब्जेक्ट ना रह करके नेशनल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अगर पानी की प्रॉब्लम है या सीड की है, फर्टिलाइजर की है, तो इन सबको सुधारने के लिए एक हायर लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन कन्वर्जेंस की आवश्यकता है। और मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो फर्टिलाइजर पॉलिसी है वो भी रिविजिट की जाए। जी और इसके लिए जो जितना इन्वेस्टमेंट हमारा हो रहा है, वो मैं समझ रहा हूँ कि हमें स्क्यूड फर्टिलाइजर यूज की तरफ ले जा रहा है, बजाय इसके कि बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज की तरफ। तो ये तो बातें हुई। अब ये आपने कहा टेक्नोलॉजी की बात, जी तो टेक्नोलॉजी की बात के ऊपर चाहे हरित क्रांति थी, चाहे श्वेत क्रांति है, ये सब टेक्नोलॉजी बेस्ड थी। और आगे भी अब हमें बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। बहुत सी ऐसी नई संभावनाएं हैं, चाहे वो जीएम का क्रॉप अप्रोच है, चाहे वो हमारी हाइब्रिड सीड्स हैं, चाहे वो बायो फर्टिलाइजर्स की बात है, चाहे तो माइक्रो इरिगेशन की बात है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात है। तो इनकी सब के लिए जो है हमें ज़रूरत होगी। और मैं ये सोच रहा हूँ कि एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर भी और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। जी ये सर एक चैलेंज है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन सिस्टम है वो एक तरीके से हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है और साइंटिस्ट भी हैं, लेकिन जो उसके लिए रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसमें उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही है जो हमारे सामने अभी चुनौतियां हैं उसको एड्रेस करने के लिए। तो ये इसको और लेकर के आपका क्या मानना है कि हमें सिस्टम को भी रिवैम्प करना चाहिए क्या, और इसके लिए जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी भी तरीके से सरकार को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी क्योंकि उसी से नतीजे सामने आएंगे। ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर रिसर्च कोई भी और इन्वेस्टमेंट से हमेशा आगे रहा है, और 10 से 15 दुगनी जो है वो हमारी पैदा को बढ़ाया है उसने। जी इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न्स है वो 10 to 15 टाइम्स रहे हैं। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है अब तक नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम पर, वो 0.3 to 0.4% तक रही है। जबकि जितने भी और विकसित एग्रीकल्चर के देश हैं, चाहे आप कंपेयर करें तो अमेरिका से तो हम 10 गुना कम है, जी और ऑस्ट्रेलिया से करें तो हम 6 गुना कम है, चीन से कंपेयर करें तो हम 2 गुना कम है। हमारी प्रॉब्लम्स कम नहीं है, और हमारा सिस्टम काफ़ी सुदृढ़ हो चुका है। पर एग्रीकल्चर रिसर्च में जो इन्वेस्टमेंट है वो पिछले 10 सालों में 8,500 करोड़ से आगे नहीं बढ़ा। ये एक बहुत कंसर्न की बात है, और इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हम टेक्नोलॉजीज का फ़ायदा जो है ले सकें, और ग्लोबलाइजेशन इन एग्रीकल्चर में औरों के साथ खड़े रह सकें। तो ये आपका कहना है कि जो 0.35% है वो एग्रीकल्चर जीडीपी का 0.35% है। एग्रीकल्चर जीडीपी का जी 0.3 to 0.4 के आसपास है। जी उसको हमें कम से कम 1% लाने की, आज हम 20 साल से ये बात कह रहे हैं। हर जो है वो नीति में भी डाला जाता है, पर ये मिल नहीं रहा। तो डॉक्टर परोदा, आपने एक तो इंसेंटिवाइज उस तरीके से करने की बात की है एग्रीकल्चर को जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, इन्वेस्टमेंट जो एग्रीकल्चर का जो रिसर्च है उसमें
शोध बढ़ाने की जरूरत है, और कई नीतियों को बदलने के साथ हमें मिशंस एक बार रिव्यू करके नए मिशन, क्योंकि मिशंस के नतीजे बेहतर रहे हैं। आपने स्लो मैजिक की, आप एग्रीकल्चर में बात करते हैं कि स्लो मैजिक को थोड़ा स्पीड देने की जरूरत है, इस पॉइंट को आप किस तरीके से सम अप करते हैं? वो यही मैंने जैसा कहा आपसे कि थोड़े इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा जो है प्रगति, यही एक स्लो मैजिक एग्रीकल्चर में रहा है। और बहुत कम इन्वेस्टमेंट से हमने जो है अपनी आत्मनिर्भरता खाद्यान्नों में हासिल की है, दुनिया को दिखाया है। जब हमारे पास पैसा नहीं था, हम 10 मिलियन टन मंगाते थे। आज उस स्थिति को देखते हुए हमारे पास 50 से 70 मिलियन टन जो है गले में है। आज कोविड के होने के बाद भी और देशों में खाद्यान्नों की समस्याएं बहुत जटिल हो गई हैं, पर भारत में हम उसको सहन कर पा रहे हैं। और जैसा कि अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 5 किलो फ्री 81 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो 81 करोड़ को भी देना, रिव्यू करने की आवश्यकता है, क्योंकि सब उसके लिए क्वालिफाई नहीं होते, वो बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं आते। और पॉवर्टी हमारी जो है वो हम एक तरफ कहते हैं 16.4% पे आ गई है। तो फिर 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फूड फ्री देना, और वो भी सिर्फ गेहूं धान या मक्का या ज्वार क्यों दें, हम उसके अंदर पल्सेस और ऑयल सीड को भी दें। पल्सेस और ऑयल सीड उसमें अभी तक इंक्लूड नहीं हुई है। और हमारी जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसका बड़ा चैलेंज है। और हमें अब जो है जो सेकंड रिवोल्यूशन लाना है वो हाउस होल्ड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे लाना है। उसके लिए प्रोटीन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट को बढ़ाना है। उसके लिए भी पॉलिसी लानी है, ताकि जो नई टेक्नोलॉजी में हमारे पास में बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज आ गई हैं, जी। क्यूपीएम मेज है, या हाई जिंक हाई आयरन कंटेनिंग बाजरा है, हम बाजरा की मिलेट ईयर मना रहे हैं। तो इनके ऊपर इंसेंटिव देने की आवश्यकता है। ये तब तक नहीं आएंगे जैसे बासमती पे मार्केट में इंसेंटिव है। सो परोदा जी, आपने कृषि क्षेत्र के लिए बजट में क्या प्रोविजन होने चाहिए, नीतियों में क्या बदलाव होने चाहिए, और क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं, उसको लेकर के विस्तार से अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दी, जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमें इस तरीके के कुछ कदम इस बजट में, जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे, उसमें देखने को मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।